चैनल राजू थीजिस। आज हम 11 का टॉपिक लेके आ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट से। वर्क एनर्जी एंड पावर आज सिंपल से फिनोमेना को हम देखेंगे बेसिक ऑफ फिजिक्स में। तो चलिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो सबसे पहले वर्क होता क्या है, कार्य क्या है। तो कार्य के लिए अगर हम सामान्य भाषा में कहें, कोई भी एक ब्लॉक है, इसको हमें उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, चलिए, एक यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके जाना है। तो हम यहाँ पे उठाने के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे फोर्स, बल लगाएंगे। ठीक, बल लगाएंगे। अगर ये ब्लॉक उठ के वहां पर जाता है तो ये कार्य संभव है। ठीक, लेकिन बल लगाने से वस्तु यहीं पर यहीं है, तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा। तो कार्य की डेफिनेशन देने से क्या होता है कि कार्य का सामान्य परिभाषा अगर देखें तो बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा है बल एवं बल के दिशा में विस्थापन को हम कार्य कहेंगे। तो चलिए मान लेते हैं इस ब्लॉक में हमने F बल आरोपित किया, F बल लगाया, और ये ब्लॉक जो है यहां से पॉइंट A से पॉइंट B पे चला गया। पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है D है। तो कार्य क्या होगा? कार्य को हम W से डिनोट करें तो बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन, इनके गुणनफल को हम कहेंगे कार्य। तो W इक्वल टू होगा F इंटू D। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहीं पर देखें, ये ब्लॉक को हमने बल लगाया लेकिन इसी डायरेक्शन में नहीं गया, बल के दिशा में नहीं गया, बल के दिशा में नहीं गया। चलिए मान लो एक नत समतल है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर कोई एक बॉल है, इस बॉल को हमने इस दिशा पर बल लगाया, यानी बल की डायरेक्शन इधर हो गया F। तो क्या ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में आएगा? नहीं, क्योंकि इसमें ब्लॉक है तो ब्लॉक में ऊपर चढ़ जाएगा। मान लो यहां पर चढ़ गया, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो D है। तो अब बताइए, बल का कार्य की परिभाषा के आधार से हम देखें तो कार्य बराबर क्या? बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन। तो बल तो F है लेकिन इसकी दिशा में विस्थापन तो है नहीं। विस्थापन कहां जा रहा है? इधर आया है, यानी D की डायरेक्शन ये है, ये D की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में आने के लिए लेट देन यहां पे थीटा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में आने के लिए इसका दो घटक होगा D का। ठीक है, सबसे पहले F के साथ अगर देखें तो D cos थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर दें तो D sin थीटा होगा। ठीक है, तो अब बताइए कार्य की परिभाषा क्या होगा? बल और बल के दिशा में विस्थापन, यानी कार्य बराबर होगा F, और F के डायरेक्शन में कौन सा विस्थापन है? D cos थीटा। तो इनको मेजर करने के लिए वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो F डॉट D होगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। F डॉट D इक्वल टू FD cos थीटा होता है। ओके, तो ये है कार्य की डिफिनेशन और इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम यूनिट देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, कार्य है बल और बल के दिशा में विस्थापन को हम कार्य कहेंगे। कार्य बल बराबर बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन F डॉट D। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो F डॉट FD हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर बदल जाता है, यानी बल की दिशा में थीटा कोण विस्थापित होके जाता है, तो इसका मान ये होगा। तो ये अचर बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके उसको देखेंगे। अच्छा, ये देखिए, कार्य के मात्रक यूनिट्स को हम ले लेते हैं। तो पहले निरपेक्ष यूनिट में देखें तो SI में इसकी वैल्यूज क्या होगा? SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है W इक्वल टू FD। तो बल की मात्रक और D यानी विस्थापन की मात्रक को देखें तो कार्य के बाद बल का मात्रक होता है न्यूटन, और डिस्टेंस इसका मात्रक होता है मीटर।
तो न्यूटन मीटर इन दोनों को मिलकर कहा जाता है जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, जिसको न्यूटन मीटर कहेंगे। ओके, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। सीजीएस में अगर देखें, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन और विस्थापन का मात्रक होता है सेंटीमीटर। इसको कहते हैं अर्ग। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू अर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम गुरुत्वीय मात्रक में देखें। गुरुत्वीय मात्रक में अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन आए तो ये दो प्रकार होता है, किलोग्राम भार और ग्राम भार। तो चलिए इसके शॉर्ट कर लें। चलिए देखिए, गुरुत्वीय मात्रक में किलोग्राम मीटर, तो 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर, 1 किलोग्राम में 981 न्यूटन मीटर होता है, यानी 9.81 जूल हो जाएगा 1 किलोग्राम भार में, और ग्राम सेंटीमीटर में 981 अर्ग होगा। तो ये है कार्य की मात्रक। अब हम कार्य के प्रकार में आते हैं। तो कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। चूंकि कार्य जो है, अगर हम इसकी व्यंजक देखें, कार्य की व्यंजक W = F डॉट D होता है। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब W अदिश राशि है। आप सदिश और अदिश की प्रॉपर्टी में देखें, अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ मैंने वो अदिश राशि है। तो कार्य जो है वो अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा F और D के वैल्यूज में। ठीक है, तो F और D की वैल्यूज में अगर देखें तो यहां पर बल और बल के दिशा में जो विस्थापन आपको मिल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस या D इज थीटा के वैल्यूज अगर 0 to 90 है, 0 से 90 तक का है, तो किया गया कार्य नहीं, इसकी वैल्यू W वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। अर्थात जिस दिशा पर बल लगाया उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाएगा। तो दैनिक जीवन में जितने भी हम कार्य करते हैं वो सभी धनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा ऋणात्मक कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य अगर थीटा की वैल्यू अगर 180 आया तो cos 180 इक्वल टू होता है -1। ठीक है, cos 180 अंश का मान -1 होता है, क्योंकि f डॉट d की वैल्यू हो W इक्वल टू fd sin थीटा है, सॉरी fd cos थीटा होता है। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू अगर -1 हो गया तो ये पूरा वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो कार्य और विस्थापन दोनों एक ही अलग-अलग दिशा में हो, बल और विस्थापन अलग-अलग दिशा में हो, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा ऋणात्मक कार्य। बल एक दिशा में है और विस्थापन विपरीत दिशा में आ रहा है, तो किया गया कार्य जो है ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम स्प्रिंग में कोई ब्लॉक को बांधकर खींचें तो हमारे द्वारा किया गया, खींचने पर किया गया कार्य तो धनात्मक होगा, लेकिन स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, जो स्प्रिंग उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है, तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होगा। उसी प्रकार हम लोग जब हम बाल्टी से पानी खींचते हैं तो हम खींचते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा, क्योंकि हम जिस दिशा पर बल लगा रहे हैं उसी दिशा पर विस्थापन हो रहा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो नीचे खींच रहा है, तो गुरुत्व के कारण जो बल लग रहा है, कार्य हो रहा है, वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे है और विस्थापन ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। अब हम शून्य कार्य मतलब W वैल्यू 0 कब मिलेगा? तो W वैल्यू 0 तीन कंडीशन में मिल सकता है। F का मान 0, बल ही ना लगे तो विस्थापन ही नहीं होगा, बल ही ना लगे तो किया गया कार्य कुछ नहीं होगा। दूसरा, D का मान 0 होना चाहिए, तो विस्थापन अगर 0 है तो भी कोई कार्य नहीं होगा। क्लियर है ना? विस्थापन अगर 0 है तो भी कार्य नहीं, हमने बल लगाया विस्थापन नहीं हुआ, दीवार को धक्का दो, दीवार को हम धक्का दे नहीं सकते, है ना, क्रेन मंगाना पड़ेगा, तो किया गया कार्य क्या है, वो 0 हो जाएगा, शून्य कार्य कहलाएगा। और तीसरा कंडीशन है थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी बल इस दिशा पर लगे, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? 0, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। आप मैथ्स में देखे होंगे cos 90 = 0, तो cos 90 का मान 0 हुआ, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो W वैल्यू भी 0 होगा। तो ये तीन कंडीशन में कार्य 0 मिलेगा। तो इसको कभी-कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि
समझाइए कि कुली द्वारा संदूक को उठा के चलने पर कोई कार्य नहीं होता है, तो उसका रीजन क्या है? संदूक को जब कुली उठाता है तो उस संदूक का जो विस्थापन है वो ऊपर की ओर होता है, और गति कौन सा डायरेक्शन में करता है? इस दिशा पर। तो किया गया कार्य क्या होगा? दोनों के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। तो यह है कार्य। अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब आता है एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब आप देखे होंगे अगर आप खाना खाएंगे तो आप कार्य कर सकते हैं, यानी आपके अंदर एनर्जी है पहले स्टोर हुआ, तब वो कार्य में कन्वर्ट होगा। तो यहीं से कार्य ऊर्जा प्रमेय भी निकलता है। तो ऊर्जा है क्या? ऊर्जा हमारे कार्य करने की क्षमता है। जैसे आप लोग का कितना स्टडी अच्छा है, क्या पढ़ाई अच्छा है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ले लेते हैं, इको टेस्ट ले लेते हैं, कोई भी टेस्ट लेंगे तो उसमें पता चल जाता है सही बच्चे कौन कौन स्तर में है। तो मतलब सभी बच्चे तो सेम स्तर में नहीं रहेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग ऊर्जा होता है ना। तो वही है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः दो प्रकार के आएगा ऊर्जा, एक है गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। आज हम इन दोनों को टॉपिक में बात करेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी कण की गति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के गति की अवस्था के कारण जो ऊर्जा होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के या पिंड के अवस्था, स्थिति, विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को हम चेक करते हैं। तो चलिए मान लेते इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। मान लेते कोई कण m द्रव्यमान का कोई कण है जो u वेग से गतिशील है। ठीक है, u वेग से v वेग से गतिशील है, मूव कर रहा है, चल रहा है। अब हमने इस पर एक बल लगा दिया, F बल लगाया। एक बल लगाने के बाद ये कण जो है कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है, यानी उसका अंतिम वेग का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो यही जो इसकी गति अवस्था के कारण जो बल है ऊर्जा हम यहीं पर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए, कोई वस्तु m द्रव्यमान का एक पिंड है, v वेग से गतिशील था, F बल लगाने पर वह कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? अभी हम लोग ने कार्य बराबर बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है। तो कार्य होगा W, बल लगा F, विस्थापन कितना हो गया? मान लेते हैं ये d विस्थापित हुआ यहां से यहां तक, जहां पर रुकने तक का दूरी है वो d, तो d हो जाएगा F × d। ओके, तो बल बराबर क्या होता है? न्यूटन के सेकंड नियम से देखेंगे तो बल बराबर होता है m × a, जहां a जो है त्वरण है। तो इनको अगर हम फीड करें तो W = होगा ma/d, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए अब हम गति के थर्ड इक्वेशन से देखें समीकरण से। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है? v² = u² + 2as होता है। कैसे बंद कर दिया? तो गति के तीसरे समीकरण से यहाँ पर देखेंगे तो अंतिम वेग का मान शून्य है, प्रारंभिक वेग है v प्लस 2as यानी विस्थापन हुआ है d। तो यहाँ से हम करेंगे तो -v² = 2ad, ad होगा -v²/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ad की वैल्यू मिल गया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, रख दें। तो चूंकि यहाँ पर वस्तु अंतिम वस्तु रुक जा रहा है तो विस्थापन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये रुक रहा है। ठीक है ना, तो बल जो लगा है, जैसे ये गति इस दिशा पर कर रहा है, हम बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तभी तो रुकेगा, है ना। तो इसलिए इसके डायरेक्शन माइनस होगा, तो ये वैल्यू माइनस आ जाएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो W की वैल्यू मिल जाएगा -mad = -mad की वैल्यू है -v²/2। तो यही किया गया कार्य जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी K से डिनोट करते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 mv²।
तो ये है गतिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग। तो ये है काइनेटिक एनर्जी हेतु व्यंजक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम गतिज ऊर्जा में देखिए। अब है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो किसी कण की विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो विशेष स्थिति मतलब वो कोई विशेष अवस्था में रहेगा, कुछ विकृत अवस्था में रहेगा, तो उसके अंदर एक ऊर्जा निहित हो जाएगी, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर लेते जाएंगे, पृथ्वी की सतह या किसी ग्रह की सतह से ऊपर लेते जाएंगे, तो उसके अंदर ऊर्जा वृद्धि होती जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, एक रेत का ढेर है, इस रेत के ढेर में अगर एक बॉल को उठा के फेंकेंगे तो ये रेत के ढेर में कुछ दूरी तक वो धंस जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा ऊंचाई से इसको छोड़ेंगे तो ये रेत का ढेर में और ज्यादा अंदर जाएगा, और ज्यादा ऊंचाई से करेंगे तो और ज्यादा अंदर तक जाएगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इसकी गहराई बढ़ते जाए, मतलब इसका ऊर्जा ऊपर बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो ये है स्थितिज गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे दो धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, लेकिन दो धनात्मक आवेश को अगर कर देते दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध जब हम कार्य करेंगे तो कार्य कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसी संचित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हम देखेंगे, जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे या दबाएंगे तो दोनों स्थितियों में आपको एक बल का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक में एक स्प्रिंग को हम रख लें और स्प्रिंग को रखकर यहीं पर एक ब्लॉक को रखकर खींचें, लेट देन m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, इसको हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो खींचेंगे तो आप क्या होगा, ये कुछ दूरी तक तो खींचा जाएगा, यानी हमारे बाह्य बल के द्वारा कार्य करेंगे तो ये विस्थापन तो होगा, लेकिन जब हम उस बल को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जो है इसको बाहर अंदर की ओर वापस ले आएगा। तो स्प्रिंग जो है एक प्रत्यास्थता का गुण रखता है, वो इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो इस कारण से उस पर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जैसे खींचते जाएंगे उसमें ऊर्जा संचित होती जाती है, और ऊर्जा संचित होने के बाद जब हम इस अपना बल को रिलीज करेंगे तो वही ऊर्जा से, चूंकि इसमें संचित हो चुका था, वही ऊर्जा इसको बाहर अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और इसको कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। चलिए इसीलिए हम आज व्यंजक देख लेते हैं। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को देखने के लिए तो देखें इसमें क्या होता है। तो चलिए एक ब्लॉक ले लें, इस ब्लॉक में हमने स्प्रिंग को रखा और स्प्रिंग पे एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। इस पर हमने ये बाध्य स्थिति है, यहां से अगर हम बल लगाएंगे तो बल लगाने पर मान लेते हैं डी, यहां से यहां तक जो विस्थापन है लेट देन के हुआ, विस्थापन है मान लेते हैं x, यानी इसको खींचेंगे तो x डिस्टेंस तक आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो ये फिर इस डायरेक्शन में वापस तो आएगी, लेकिन साथ में ये कुछ दूरी अंदर भी चला जाएगा, और इसको फ्री रूप से छोड़ दें तो वो धीरे धीरे इस प्रकार से गति करते रहेगा। अगर इनके बीच में घर्षण ना हो, शून्य अगर घर्षण को मान ले तो कंटिन्यू ऐसे वाइब्रेट करते ही रहेगा। तो इसी में देखते हैं, तो जब हम इस पे बल लगाएंगे तो कुछ विस्थापन होगी, तो बल और विस्थापन के अनुपात को एक नया नाम दिया गया जिसको बल नियतांक कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये जो लगने वाला जो बल है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। बल जो है बाह्य बल, हमने जो बल लगाया जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतनी ज्यादा विस्थापन होगा। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसके बीच में ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा बल और विस्थापन के बीच में।
तो जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतनी ज्यादा विस्थापन होगा। तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगी। लेकिन गुरुत्व बल के द्वारा अगर हम देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर बल देखें, सॉरी स्प्रिंग के अनुदिश बल को अगर देखें, यानी F डैश मान लो स्प्रिंग का बल है, तो F डैश के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ खींचे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगा। अपोजिट होगा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग इधर खींच रहा है और बल उधर ला है, विस्थापन उस डायरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए बल और विस्थापन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x कर दें तो F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस इसलिए माइनस जो लिखा हुआ है ये डिनोट करता है कि इसका डायरेक्शन विपरीत है। जहां पर k जो होता है इसी को कहते हैं बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। अब ये बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक होता क्या है, तो बल नियतांक प्रति एकांक लंबाई में किसी स्प्रिंग पर लगाया गया प्रति एकांक लंबाई में जितने बल का अनुभव करता है वो कहलाएगा बल नियतांक। इसकी परिभाषा है। तो चलिए इसकी शॉर्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं बल नियतांक क्या है। तो किसी स्प्रिंग का बल नियतांक उस बल के बराबर होता है जो स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि कर दे। तो इससे पहले हम बल नियतांक निकाल चुके हैं k इक्वल टू है F इक्वल टू है माइनस के एक्स। सो k इक्वल टू होगा F अपॉन x। माइनस तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन को दर्शा रहा है। तो इसमें अगर हम यूनिट लिखें, इकाई लिखेंगे तो बल का k का मात्रक है, बल का होगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका SI में अगर हम मात्रक देखें तो न्यूटन पर मीटर। CGS में देखें डायन पर सेंटीमीटर आएगा। विमीय सूत्र अगर हम देखें, विमीय सूत्र देखेंगे तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, बल का होता है mLt-2 बाय L, इसका होगा विस्थापन का L, सो mL नॉट t-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये हो गया बल नियतांक की डेफिनेशन और मात्रक और विमीय सूत्र। चलिए अब ग्राफी विधि से स्थितिज ऊर्जा निकाल के देखते हैं। तो हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में इस प्रकार से आपको मिला था, देखे होंगे। तो ग्राफ इस प्रकार से होगा, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य के लिए इस डायरेक्शन में था, ये x की डायरेक्शन है, x की डायरेक्शन, और ये बल की मान है। तो जितना ज्यादा विस्थापित होगा उतनी ज्यादा बल लगेगा। तो इस दिशा में अगर हम देखें तो ये Fs इक्वल टू माइनस के एक्स है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। तो हम यहाँ पर किया गया कार्य निकालने के लिए ये एक हम यहाँ से O A और ये B ये वाला एक क्षेत्र को ले लेते हैं। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर निकालें तो इसके द्वारा किया गया कार्य निकल जाएगा और यही कार्य होगा उसका स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य बराबर हम देखेंगे तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार है OA और ऊंचाई है AB। ठीक है, OA यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, लेट देन ये x है, x दिशा पर विस्थापन हुआ तो 1/2 into x। और AB यहां से यहां तक कितना बल लगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को लगाएगा, मान लो वो है -f, सो इसमें लगने वाला -f, तो क्या हो जाएगा -1/2 xf। अब f की वैल्यू क्या है -kx, तो -1/2 x इंटू -kx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ½ kx स्क्वायर। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा ½ kx स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊर्जा और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचे तो ये वर्ग फॉर्म में आ रहा है, मतलब परवलयाकार है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो विस्थापन और ऊर्जा का ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टाइम